सीरीज की स्टार्टिंग में हम नागालैंड के कोहिमा का सीन देखते हैं, जहां पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा होता है जिसमें एमसी के लीडर डेविड भी मौजूद थे। अब यहाँ पर सभी बहुत खुश थे क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। दरअसल हम वहीं पर एक लड़की को देखते हैं जो अपने बैग में बम ली होती है। वह उसे एक्टिवेट करती है और अपने साथी के साथ वहाँ से निकल जाती है। तभी थोड़े ही देर में वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और जो उस समय खुशी का माहौल था, पल भर में दुखों का सैलाब उमड़ जाता है। बताया जाता है कि इस ब्लास्ट में 36 लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं एमसी के लीडर डेविड भी बुरी तरह घायल हो चुका था, जो कि आईसीयू में एडमिट था। और यही नहीं, पिछले 48 घंटे में नॉर्थ ईस्ट के 6 शहरों में ब्लास्ट हुआ था, जिससे बहुत सी जाने गई थी। तो इस वजह से इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर लगा रहे थे कि उनकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है श्रीकांत के पास। वहाँ पर पूजा रखी गई थी। दरअसल श्रीकांत की वाइफ सूची ने अपने दम पर इस नए घर को खरीदा था, तो इसलिए श्रीकांत का बेटा अथर्व मजाक मजाक में ही उसे ताने मारे जा रहा था। वहीं हम जेके को भी देखते हैं जो अपनी शादी को ही लेकर परेशान था। दरअसल उसने शादी.com पर प्रोफाइल बनाया था और वह अब शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा था। तो ऐसा लगता है कि फाइनली जल्द ही उसे लड़की मिल जाएगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पीएम बसु के वहाँ, जहाँ पर वह एक मीटिंग कर रही होती है जिसमें कुलकर्णी भी मौजूद था। पीएम बसु नॉर्थ ईस्ट में हुए ब्लास्ट के बारे में पूछती है तो उसे बताया जाता है कि ये ब्लास्ट चाइना की तरफ से भी हो सकता है और कुछ लोग लोकल लोगों की बात करते हैं, यानी इसमें कुछ रेबल्स भी हो सकते हैं जो पर्सनली दुश्मनी के चलते ब्लास्ट किए होंगे। वेल अब पीएम बसु ये फैसला लेती है कि वह नॉर्थ ईस्ट के सारे रेबल्स से बात करेगी। उसके लिए उनके साथ एक मीटिंग फिक्स की जाए। उसके बाद हम लंदन का भी सीन देखते हैं, जहां पर 2 मेन कैरेक्टर होते हैं, जैसे एक द्वारकानाथ तो दूसरी मीरा। अभी यहाँ पर मीटिंग कर रहे होते हैं। दरअसल इनका ये मकसद था कि वह इंडिया को बर्बाद करना चाहते थे। वही मीरा बहुत ही शातिर थी। वह द्वारकानाथ के साथ मिलकर बहुत सारे सीक्रेट मिशन करती थी, यानी वह लंदन में बैठे बैठे ही हर एक मिशन को बाखूबी पूरा करती थी। अब हम मीरा के कारनामे को भी देख पाते हैं। यहाँ पर वह अपने सीक्रेट ऑफिस में होती है, जहाँ पर उसके कुछ सीक्रेट एजेंट और शूटर भी मौजूद थे। वह यहाँ पर एक महिला को मारने की मिशन पर थी जिसका नाम था नसरीन। दरअसल वह समीर के खिलाफ गवाही देने वाली थी, जिससे उनको बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए यहाँ पर मीरा शूटर की मदद से उसे जान से मरवा देती है। अब सीन शिफ्ट होता है कुलकर्णी के पास। दरअसल वह यहाँ पर श्रीकांत को बुलाया होता है। सबसे पहले तो वह उससे ये कहता है कि उसे दुख है कि वह उसके गृह प्रवेश में ना आ सका। वेल उसके बाद वह उसे ये बताता है कि जो इंडिया की तरफ से नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए सहकार प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था ना, उसके साथ गुआन्यू भी प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है। यानी कुलकर्णी के कहने का मतलब था कि चाइना ने म्यांमार और चाइना के बॉर्डर पर कुछ उग्रवादियों को सेट किया है, जो धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे देश को खतरा भी हो सकता है। इसीलिए वह कुछ रेबल से मीटिंग फिक्स किए हैं। कुलकर्णी श्रीकांत को बताता है कि वह म्यांमार के लीडर डेविड से मिलने जाने वाला है और वह भी उसके साथ चले। तो श्रीकांत का कहना था कि ठीक है, वह साथ चलेगा। अब श्रीकांत जैसे ही बाहर आता है तो हम देखते हैं कि वहाँ जेके भी आया था। तो जेके मीटिंग के बारे में पूछता है कि कुलकर्णी ने उसे क्या बताया, बट श्रीकांत जेके को इस बारे में नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ हम सूजी को भी देख पाते हैं। दरअसल उसकी कंपनी ने एक ऐप लॉन्च किया था, बस उनको इन्वेस्टर चाहिए थे। तो यहाँ पर चाइना के कुछ बड़े इन्वेस्टर उस ऐप पर पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम श्रीकांत की बेटी धृति के बारे में भी जान पाते हैं, जो इस समय सोशल वर्क पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, जैसे जातिवाद और महिलाओं का शोषण, यानी उनमें भेदभाव करना। ऐसे कामों के खिलाफ वह आवाज उठाती थी। उसके बाद हम जेके को देखते हैं, जिसकी फाइनली शादी.com से टाका फिट हो चुका था, या यूं कहें कि उसको एक लड़की मिल चुकी थी। तो जब वह यहाँ पर उसके साथ डेट कर रहा होता है तो पता चलता है कि उस लड़की को शादी करने में इंटरेस्ट ही नहीं था। तो जेके उससे पूछता है कि जब शादी में इंटरेस्ट ही नहीं था तो वह शादी.com में प्रोफाइल क्यों बनाई। तो उसका जो जवाब होता है ना, जेके को ठीक नहीं लगता। फिलहाल यहाँ पर जेके का फिर मामला बनते बनते बिगड़ चुका था। उसके बाद हम शाम को देखते हैं कि श्रीकांत और सूची सोने जाते हैं। उन्हें देखकर
यही लगता है कि अब भी उनके बीच कुछ तो ठीक नहीं था, या यूं कहें कि वह एक दूसरे से अब भी नाराज थे। हालांकि श्रीकांत सूची को बताता है कि उसे किसी काम के लिए देहरादून जाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम जोयो के देखते हैं, जिसका टेस्ट चल रहा होता है, क्योंकि उसके साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ था वह उसे भूल नहीं पाई थी। तो उसी को लेकर यहाँ पर टेस्ट चल रहा होता है। तो श्रीकांत जोया की रिपोर्ट देखते हुए उसे एनआईए में शामिल कर लेता है। उसका कहना था कि वह इसके लिए डिजर्व करती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मीरा के पास, जो समीर से मिलने आई थी। हालांकि हमने कुछ देर पहले ये देखा था कि मीरा ने नसरीन नाम की औरत को मारकर समीर की हेल्प की थी, तो इसी वजह से समीर उसको धन्यवाद बोलता है। अब मीरा उसे एक काम करने को बोलती है। वह क्या था, मीरा उससे क्या करवाना चाहती थी, फिलहाल अभी पता नहीं चलता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रुकमा के पास, जो एक आदमी को मारने वाला था। दरअसल वह उसका ही आदमी था। उसकी गलती ये थी कि उसने रुकमा के अड्डे से गन चुराने की कोशिश करी थी, इसलिए रुकमा उसे जान से मार देता है, क्योंकि उसके लिए पैसा ही सब कुछ मायने रखता था और वह कॉन्ट्रैक्ट किलर था जो पैसों के लिए सबको मारता रहता था। तभी रुकमा को एक रैबिट नाम के बंदे का कॉल आता है, जो उसे एक काम करने को बोलता है और उस काम के बदले वह उसे 3 मिलियन पाउंड देने को तैयार है। बट रुकमा यहाँ पर उससे 5 मिलियन पाउंड मांगता है। फिलहाल डील फाइनल होती है। उसके बाद हम पीएम बसु को देखते हैं, जो बहुत परेशान थी, क्योंकि चाइना की तरफ से जो एक्टिविटी हो रही थी उससे इंडिया को खतरा था। इसीलिए पीएम बसु यहाँ पर चाइना के खिलाफ एक्शन ले लेती है। दरअसल वह चाइना के 69 ऐप्स को इंडिया में बैन कर देती है और उन्हीं में से एक ऐप सूची का भी था, क्योंकि उसके इस ऐप पर चाइना के बिजनेसमैन पैसा लगा रहे थे, जिससे सूची को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत और कुलकर्णी नागालैंड पहुंच चुके थे। वह यहाँ पर सलोनी से मिलते हैं, जो उन्हें लेने आई थी। दरअसल सलोनी को ये अच्छी तरह से पता था कि श्रीकांत कहीं भी अगर जाता है तो वह बेवजह नहीं जाता, यानी उसका कोई बड़ा काम हो सकता है। इसीलिए वह उससे पूछती है कि आखिर वह यहाँ पर किस वजह से आया है, बट श्रीकांत उसे नहीं बताता। अब सलोनी उन्हें डेविड के पास ले जाती है। डेविड श्रीकांत को देखते ही खुश होता है, क्योंकि श्रीकांत ने कुछ साल पहले उसकी जान बचाई थी। इसी वजह से वह उनकी मदद करने को तैयार था। दरअसल वह यहाँ पर प्रोजेक्ट सहकार और रेबल से मीटिंग के लिए आए थे, तो डेविड उनकी बात मान जाता है। तभी इतने में वहाँ स्टीफन आ जाता है, जो डेविड का पोता था। वह गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं करता था। दरअसल सरकार को वह खुद के तरीके पर चलाना चाहता था। उसका कहना था कि वह इनकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता, यानी जो शांति का प्रस्ताव लाया गया था, स्टीफन उसे मानने से इनकार कर रहा था। तभी डेविड गुस्से से उसे थप्पड़ मार देता है, जिससे माहौल काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। उसके बाद स्टीफन चुपचाप वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रुकमा रैबिट से मिलने गया था, क्योंकि रैबिट ने उसके साथ एक काम का डील किया था, लेकिन रैबिट का कहना था कि वह इस काम को उसके लोगों के साथ करे, क्योंकि पार्टी के लोग चाहते हैं कि रुकमा उनके आदमियों के साथ मिशन को पूरा करे। हालांकि रुकमा हर काम को अपने तरीके और अपने लोगों के साथ करना चाहता था, बट यहाँ पर उसे ज्यादा पैसे मिल रहे थे, तो इसीलिए वह उनके साथ काम करने को तैयार था, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा पैसों से ही तो प्यार था। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत और कुलकर्णी डेविड के साथ सहकार प्रोजेक्ट और रेबल्स के लिए मीटिंग पर जा रहे थे। हालांकि एमसीए के जितने भी रेबल्स थे वह उनसे मीटिंग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि स्टीफन नहीं चाहता था। तभी डेविड उन्हें बताता है कि जहां हम जा रहे हैं वहां ड्रग्स माफिया ज्यादा रहते हैं। अगर स्टीफन को साथ में मिलाना है तो वह ड्रग्स माफिया की वजह से मिल सकता है, क्योंकि स्टीफन उनके खिलाफ रहता है। ये सब बातें ही कर रहे थे कि इतने में उन पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। दरअसल यहाँ पर रुकमा मौजूद था और पिछले कुछ दिनों से वह जिस मिशन पर काम करने वाला था ना, वह यही मिशन था। तो रुकमा और श्रीकांत के लोगों में खूब लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें रुकमा भारी पड़ जाता है। वह धीरे धीरे करके श्रीकांत के सभी लोगों को मार देता है और डेविड को भी इस लड़ाई में गोली लग जाती है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। वहीं श्रीकांत और कुलकर्णी गाड़ी से भाग ही रहे थे कि रुकमा उनकी कार को बम से ब्लास्ट कर देता है और यहाँ पर श्रीकांत और कुलकर्णी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। श्रीकांत गाड़ी के अंदर ही फंसा रहता है। इधर रुकमा कुलकर्णी को जान से मार देता है और रुकमा यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेके न्यूज के जरिए ये जान पाता है कि श्रीकांत की टीम पर अटैक हुआ था, जिसमें कुलकर्णी और डेविड मारे गए, और ये भी जान पाता है कि श्रीकांत बुरी तरह घायल है। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात सूची को पता चलती है कि कुलकर्णी सर मारे
सहारे गए तो सूची काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसको पता था कि श्रीकांत भी उन्हीं के साथ गया था। अब यहाँ पर सूची श्रीकांत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वह जेके को भी कॉल करती है ताकि वह उससे इस बारे में पूछ सके, बट जेके को उसका फोन नहीं उठाता। वहीं दूसरी तरफ रुकमा ने काम को बहुत अच्छी तरह से पूरा किया था, जिससे वह बहुत ज्यादा खुश थे और उसे पैसे भी मिल जाते हैं। बट रुकमा उनके बॉस से नाराजगी जाहिर करता है, क्योंकि उसने जो टीम भेजी थी वह ठीक नहीं थे। जो भी हो, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेके के पास, जो श्रीकांत से मिलने हॉस्पिटल आया था। अब जेके उससे सारी सच्चाई पूछता है कि आखिर उसका ये हाल कैसे हुआ। पहले तो श्रीकांत उससे झूठ बोलता है, बट बाद में सच्चाई बताता है। वह जेके को बताता है कि वह एक मीटिंग पर जा रहे थे, बट उसकी खबर किसी ने उन्हें दे दी, जिससे हमारे ऊपर अटैक हो गया। हालांकि श्रीकांत को अपने ही आदमियों पर शक था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रुकमा के पास, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर था। दरअसल वह यहाँ नीमा नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। अब नीमा को एक बॉबी नाम का बच्चा भी था, जिससे रुकमा की खास नहीं जमती थी, यानी वह उसे मानता नहीं था। वहीं रुकमा नीमा से बहुत प्यार करता था। उसके बाद हम एक बार फिर से श्रीकांत को देखते हैं, जिसके पास जेके था। श्रीकांत जेके को बताता है कि उसको शक है कि उसकी ही टीम में कोई ऐसा शख्स है जो उनसे मिला हुआ है, इसीलिए वह इसे कॉन्फिडेंशियल रखेगा, यानी वह अब सीक्रेट तरीके से मिशन को करेंगे। इसीलिए वह पुनीत और अजीत को बुलाने को बोलता है। तभी जेके उसे सूची के बारे में बताता है कि वह कॉल कर रही थी और बहुत परेशान थी। अब श्रीकांत उसे कॉल करके ये बताता है कि उसका फोन पानी में गिर गया था, जिससे फोन खराब हो चुका था, इसलिए वह कॉल नहीं कर पाया। तभी सूची उसे बताती है कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वह देहरादून नहीं बल्कि नागालैंड में है। हालांकि सूची को ये पता था कि श्रीकांत झूठ बोल रहा है, बट ये नहीं पता था कि श्रीकांत एडमिट है। सूची तभी अपने ऐप के बारे में बात करती है कि उसने उसके लिए चाइना के कुछ इन्वेस्टर से डील फिक्स की थी, बट इंडियन गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर रुकमा नीमा के साथ था। अब नीमा यहीं पर ये कहती है कि वह बहुत दिनों से रिलेशनशिप में है, इसीलिए वह शादी कर ले, क्योंकि नीमा अपने बच्चे बॉबी के बारे में सोच रही थी कि उसको उसके बाप का नाम चाहिए। अब रुकमा उससे शादी नहीं करना चाहता था, यहाँ तक कि वह उसे पैसे देने को भी तैयार था, बट नीमा नहीं मानती, इसीलिए वह यहाँ पर उसे मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत को देखते हैं, जो धीरे धीरे ठीक हो रहा था, इसीलिए श्रीकांत उस हॉस्पिटल के वार्ड को एनआईए ऑफिस में बदल देता है और वह वहीं पर सीक्रेट तरीके से काम करने लगते हैं। श्रीकांत जितने भी क्रिमिनल्स थे उनकी लिस्ट मंगवाता है और उन्हें चेक कर रहा था, क्योंकि इस पर जिन लोगों ने अटैक किया था वह उनका चेहरा पहचान नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि वह रुकमा का चेहरा ढंग से देख नहीं पाया था। लेकिन जब अजीत उसे एक और लिस्ट दिखाता है तो श्रीकांत उसमें रुकमा को देखता है, जिससे उसे थोड़ा थोड़ा उसका चेहरा याद आने लगता है। अब वह उनसे उसकी डिटेल निकलवाने को बोलता है। उसके बाद हम श्रीकांत के बेटे अथर्व को देख पाते हैं, जो एक लड़की के साथ डांस प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उन्हें साथ में नाचता हुआ देखकर स्कूल के ही कुछ बच्चे उससे जल रहे थे और फिर उसके पास आते हैं, उसे चिढ़ाने लगते हैं। हालांकि यहाँ पर अथर्व किसी तरह उनसे बचकर चला जाता है। उसके बाद श्रीकांत सलोनी को बुलाता है, वह उससे रुकमा के बारे में पूछता है। तो जैसा कि सलोनी रुकमा के बारे में अच्छी तरह से जानती थी, वह उसे ये बताती है कि रुकमा बहुत ही टैलेंटेड है, उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। तो रुकमा ने एक चाकू से बड़ी बहादुरी से उन्हें मार गिराया था, जिसके लिए उसे इनाम भी दिया गया था। और फिर वह कुछ साल बाद पुलिस बना, बट उसकी आदत सही नहीं थी, तो एक दिन वह ड्रग्स के सिलसिले में पकड़ा गया और उसे सजा हो गई। उसके बाद से वह कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया, यानी तब से वह सिर्फ पैसों के लिए सबको मारने का काम लेता था। अब श्रीकांत ये जानने के बाद उनसे कहता है कि वह एक नार्कोटिक्स टीम बनाए और उसके घर की जांच करे, जिससे उन्हें कुछ शायद पता चल सके। वहीं दूसरी तरफ हम मीरा और समीर को देखते हैं, जो लंदन में थे। जैसा कि मीरा ने समीर का काम किया था, तो उसने भी उसको एक काम दिया था, तो समीर ने भी उसका काम कर दिया था। वेल यहाँ पर समीर को ये मालूम था कि मीरा इंडिया को बर्बाद करना चाहती है, इसीलिए उससे ये कहता है कि वह भी इस काम में उसकी मदद करेगा। उसके बदले वह उससे पैसा नहीं लेगा, बल्कि उसे उसका प्लान बताना होगा। बट मीरा उसे मना कर देती, उसका कहना था कि फिलहाल उसे उसकी जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सलोनी श्रीकांत की गर्लफ्रेंड के बारे में पता कर चुकी थी, तो वह इस बारे में श्रीकांत को बताती है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो उसके साथ
साथ रिलेशनशिप में है, तो सलोनी का प्लान था कि वह वहां अपनी एक टीम भेजकर उसको पकड़ सकते हैं। अब श्रीकांत ये जानकर बहुत खुश होता है। उसका कहना था कि अगर वह ये काम कर देगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद हम कुलकर्णी की श्रद्धांजलि को देखते हैं, जहां पर एनआईए के सारे लोग मौजूद थे और वहां जोया भी मौजूद थी, जो जल्द ही टास्क फोर्स को ज्वाइन करने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि वहां पीएम बसु भी आ जाती है। अब श्रीकांत उनसे कहता है कि उसे उनसे कुछ बात करनी है, हालांकि अकेले में। तभी हम देखते हैं कि सबमिट श्रीकांत से मिलता है, तो श्रीकांत उससे सारी बातें बताता है कि उसने कुलकर्णी को मारने वाले का चेहरा देखा था। तभी सबमिट उसे बताता है कि जहां पर उस पर अटैक हुआ था, हो सकता है वह अटैक एमसीए के लोगों ने किया हो, क्योंकि वही लोग उसकी मीटिंग को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद हम लंदन में ही मीरा और द्वारका नाथ को देखते हैं। मीरा उसे बताती है कि उनका काम सही ढंग से चल रहा है, बट द्वारका नाथ उनके काम से खुश नहीं था। वह उसे बताता है कि एक श्रीकांत नाम का एजेंट है जो उनके पीछे पड़ चुका है, यानी वह उनके बारे में हर एक डिटेल को पता कर रहा है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह उनके लिए खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सलोनी ने अपनी टीम नीमा के घर पर तैनात की थी, तो एक रात रुकमा उससे मिलने आता है और टास्क फोर्स को उस बारे में पता चल जाता है। तो हम देखते हैं कि रुकमा नीमा के साथ सोया हुआ था और यहीं पर उसे रियलाइज होता है कि उसने उसके साथ उस दिन गलत किया था। इसलिए वह यहाँ पर उसे ये बताता है कि अब वो उसके साथ शादी कर लेगा। ये खबर सुनते ही नीमा बहुत खुश थी, बट दूसरी तरफ टास्क टीम उनके ऊपर अटैक कर देती है। अब ये जानते ही रुकमा भी उनसे बड़ी ही बहादुरी से लड़ता है। हालांकि रुकमा यहाँ पर नीमा और बॉबी को बहुत बचाने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेट नीमा को गोली लग जाती है, जिससे वह यहीं पर तुरंत मर जाती है। हालांकि रुकमा सभी फोर्स को मार गिराता है, बट नीमा के मरने की वजह से बहुत दुखी था। वहीं इसकी खबर श्रीकांत को भी पता चलती है कि रुकमा किसी तरह वहां से भाग निकला। ये सुनकर वह भी बहुत दुखी होता है। वहीं दूसरी तरफ ये बात समीर को भी पता चल जाती है, जिससे वह मीरा को कॉल करके ये बताता है कि अब भी उसके पास मौका है, वह उससे हाथ मिला ले, क्योंकि श्रीकांत बहुत डेंजरस है, वह इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं लगेगा। वेल यहाँ पर भी मीरा उसकी मदद नहीं लेती, इनफैक्ट वह उसे मना कर देती है। उसके बाद मीरा श्रीकांत के बारे में अच्छे से रिसर्च करती है, तो फाइनली यहाँ पर उसे श्रीकांत की फैमिली के बारे में पता चलता है। उसके बाद हम सूची को देखते हैं, जो मीडिया को इंटरव्यू दे रही थी। दरअसल उससे यहाँ पर उसके ऐप के बारे में पूछताछ की जाती है, जिसका नाम था श्रिंकमी। उस ऐप में पब्लिक के पर्सनल डाटा भी यूज होते हैं। अब इसी पर मीडिया सवाल उठाती है। उसका कहना था कि इस ऐप का ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटी चाइना के पास है, तो इससे तो वह हम इंडियन के पर्सनल डाटा को यूज कर सकता है। यानी यहाँ पर वह सूची पर इंडियन सिटीजन के पर्सनल डाटा को शेयर करने का आरोप लगाते हैं, जिससे सूची नर्वस हो जाती है। तभी वह लाइव में ही वह उसके पर्सनल मैटर को सबके सामने रिवील कर देती है, यानी वह उनके डिवोर्स की बातें सबके सामने बता देते हैं, जिससे सूची भड़क जाती है और बीच इंटरव्यू को छोड़कर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत भी उसका इंटरव्यू अपनी फैमिली के साथ देख रहा था, जिससे धृति और अथर्व नाराज हो जाते हैं, क्योंकि डिवोर्स वाली बात उन्हें भी पता नहीं थी। अब इसी बात को लेकर सूची और अथर्व उनसे सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर वह ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं। तभी श्रीकांत उन्हें बताता है कि वह इस बारे में उन्हें बताने ही वाले थे। हम देखते हैं कि वहां पर जेकी भी मौजूद था। तभी धृति यहीं पर अथर्व को उसके पापा के बारे में पता चलता है। दरअसल उन्हें ये नहीं पता था कि श्रीकांत एजेंट है। अथर्व ये मानने को तैयार ही नहीं था। वहीं जेके भी उन्हें बताता है कि वह एक एजेंट है, बट अथर्व उसे नहीं मानता। अब जेके अब से अपनी आईडी दिखाने लगता है। वेल फाइनली यहाँ पर उसकी फैमिली को पता चल चुका था कि श्रीकांत एक स्पाई एजेंट है। उसके बाद हम रुकमा को देखते हैं, जो बहुत ही गुस्से में था। वह रैबिट के पास आता है। उसके बाद हम रुकमा को देखते हैं, जो बहुत ही गुस्से में था। वह रैबिट के पास आता है और उससे ये जानना चाहता था कि आखिर उसके लोकेशन के बारे में किसने बताया। अब रैबिट उसे बताता है कि उसकी तरफ से लोकेशन लीक नहीं हुआ है, बल्कि किसी और ने किया होगा। अब रुकमा उन्हें धमकाते हुए बोलता है कि जिसने भी उसके लोकेशन के बारे में बताया था, उसके बारे में पता करे, नहीं तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत अपने एनआईए ऑफिसर से बातें कर रहा था। दरअसल उसका कहना था
था कि कुलकर्णी के किलर को उसने देखा है, इसीलिए वह उस केस पर काम करना चाहता है। बट उसके सीनियर उसे मना करते हैं और यही नहीं, वह उस पर शक भी करने लगते हैं कि आखिर इतना बड़ा अटैक हुआ कैसे और वह अकेले कैसे बच गया। इसीलिए वह उसे जॉब से कुछ दिनों के लिए सस्पेंड भी करने को बोलते हैं। अब ये बात सुनकर श्रीकांत बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि इसने इतने साल तक ईमानदारी से काम किया और आज उस पर शक किया जा रहा था। उसके बाद हम ये देख पाते हैं कि श्रीकांत की वजह से धृति को ट्रोल किया जा रहा था। वह बहुत परेशान थी, या यूं कहें कि श्रीकांत की पूरी फैमिली किसी न किसी वजह से परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ रुकमा बॉबी को नीमा के घर वालों के पास छोड़ने वाला था, क्योंकि उसको पता था कि वह जो काम करता है उसमें बहुत खतरा है। बट उसके घर वाले उसे नहीं अपनाना चाहते थे। रही बात बॉबी की, तो वह भी चाहता था कि वह रुकमा के ही साथ रहे, इसीलिए वह फिर से उसी के साथ रह जाता है। उधर देख पाते हैं कि जो जोया एनआई की ड्यूटी ज्वाइन कर रही थी वह बहुत खुश थी। बट जब उसे श्रीकांत के बारे में पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है, क्योंकि श्रीकांत कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर था। उसके बाद हम एक नए ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम था यतीश। दरअसल उसे इस केस की जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। वह सबसे पहले नागालैंड के अंदर एक जुबा नाम के शख्स को पकड़ता है और उसे बहुत मारता है। जिस दिन कुलकर्णी पर अटैक हुआ था उस अटैक के बारे में पूछ रहा था। हालांकि उस शख्स को भी उस बारे में पता नहीं था, वह सिर्फ इतना बताता है कि वे लोग एमसीए की वर्दी पहने थे। इसके बाद जुबा स्टीफन की लोकेशन भी बता देता है, जिससे यतीश उससे मिलने चला जाता है। अब जैसे यतीश स्टीफन को पकड़ने की कोशिश करता है वह उसे देखकर भागने लगता है और इसी बीच उनमें फायरिंग भी शुरू हो जाती है। अब जैसे तैसे स्टीफन वहां से भाग आता है तो स्टीफन के भागने के हिसाब से यतीश उसे कुलकर्णी का किलर घोषित कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि अथर्व को वही लड़के फिर से परेशान कर रहे थे, तो यहाँ पर अथर्व जेके को बुलाता है। हालांकि वह लड़के जेके से भी नहीं डर रहे थे, बट जब एक मोटा लड़का अथर्व की तरफ बढ़ता है तो जेके अपने पैर से उसे गिरा देता है, जिससे उस लड़के को चोट लग जाती है। और इसी वजह से स्कूल की प्रिंसिपल जेके को भी खूब बोलती है और अथर्व को स्कूल से निकाल देती है। उसके बाद हम समीर को देखते हैं। वह मीरा की वजह से थोड़ा परेशान था, क्योंकि वह ये जानना चाहता था कि मीरा का आखिर प्लान क्या है, क्योंकि मीरा का भी दुश्मन और समीर का भी दुश्मन एक ही था, वह था श्रीकांत। इसीलिए समीर चाहता था कि मीरा उससे हाथ मिला ले, बट वह ऐसा नहीं कर रही थी। इसीलिए समीर रुकमा को कॉल करके ये कहता है कि वह अब से मीरा का कोई भी काम नहीं करेगा। तभी रुकमा उसे गुस्सा होता है कि वह उसे एडवाइस दे रहा है या ऑर्डर, क्योंकि वह किसी का भी ऑर्डर नहीं सुनता। उसके बाद श्रीकांत एनआईए के कुछ ऑफिसर से मिलता है, उनसे ये पूछता है कि उसे प्रोजेक्ट सहकार के चलाने वाले या यूं कहें कि उसमें कितने लोग शामिल हैं उनकी लिस्ट चाहिए। तभी उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब से सतीश आया है वह सारा चार्ज वही संभाल रहा है। वेल अब श्रीकांत पुनीत से ये काम करवाने को सोचता है, क्योंकि वह उसे हैक करके बता सकता था। तो फिलहाल श्रीकांत ये काम पुनीत को सौंपता है। अब पुनीत उस काम में जोरों शोरों से लग जाता है। वह यहाँ पर एनआईए ऑफिस पहुंचकर उनका सिस्टम हैक करके उनकी लिस्ट निकाल लेता है, जिसे वह देखकर शॉक था। उसके बाद पुनीत जेके से मिलता है, जो एक बार फिर किसी लड़की से मिलने आया था। अब यहाँ पर पुनीत उसका फोन फेंक देता है, जिससे जेके गुस्सा होता है। तभी पुनीत उसे बताता है कि उन सबके फोन को हैक कर लिया गया है, इसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। और ये भी बताता है कि उसे श्रीकांत सर से मिलना है, क्योंकि उन्हें कुछ बताना है। उसके बाद हम अजीत को देखते हैं, जो एनआईए ऑफिस में बैठा था। तभी वहां यतीश आ जाता है। वह केस के सिलसिले में कुछ बातें करते हैं और उनकी बातों को अजीत सुन चुका था, तो अजीत यही बात जेके को बता देता है। अब जेके को मालूम पड़ता है कि श्रीकांत दिल्ली जा रहा है पीएम से मीटिंग करने। तभी जेके उसे एयरपोर्ट पर ही रोककर उसका फोन फेंक देता है और उसे बताता है कि उनका फोन हैक हो चुका है। उसके बाद वह दूसरे फोन से पुनीत से बात कराता है, तो पुनीत यहाँ पर उसे बताता है कि पिछले कुछ दिनों से जो भी उसकी फैमिली को प्रॉब्लम्स हुई है सब एक प्लान का हिस्सा था। और यही नहीं, जब उन पर अटैक हुआ था उस दिन की लोकेशन भी उसी के फोन से मिली थी, क्योंकि उसका फोन किसी ने हैक कर लिया था। अब ये जानने के बाद श्रीकांत के होश उड़ जाते हैं। वह बहुत परेशान था कि क्या करे। तभी हम देखते हैं कि यतीश उसे पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुका था, बट यहाँ पर श्रीकांत
श्रीकांत और जेके यतीश को चकमा देकर भाग जाते हैं। दरअसल श्रीकांत का जो फोन था ना, वह उसे प्लेन में ही किसी बंदे के बैग में रख दिए थे, जिससे यतीश को लगता है कि श्रीकांत फ्लाइट में ही है। और जब फ्लाइट उतरती है तो वह उस बंदे को पकड़ लेते हैं, जिससे वह समझ जाते हैं कि उसने उन्हें धोखा दिया है। दूसरी तरफ श्रीकांत अपनी पूरी फैमिली को ट्रेन में बिठा कर ले जा रहा था। अब यहाँ पर भी यतीश उसके बच्चों के फोन को ट्रैक करने की कोशिश करता है, बट इस बार जेके अपना दिमाग लगाता है। वह उसके बच्चे के फोन को ऑटो में ही छोड़ दिया था, जिससे श्रीकांत की फैमिली ट्रेन से भागने में कामयाब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ पीएम बसु मीडिया से बहुत परेशान थी, क्योंकि उस पर सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे, वो भी नॉर्थ ईस्ट में होने वाले अटैक को लेकर। अब पीएम बसु भी कुछ नहीं कर सकती थी। तभी थोड़ी ही देर में सबमिट आता है। वह बसु से कहता है कि उन्हें अगर अपनी इमेज बनानी है तो उन्हें एक बार नागालैंड का दौरा करना चाहिए। ये सुनकर पीएम बसु भी सोचती है कि ये ठीक ही कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ मीरा और रुकमा फोन पर बात कर रहे थे। दरअसल मीरा यहाँ पर उसे एक और मिशन देती है। तभी रुकमा उससे पूछता है कि सबसे पहले उसे उस बंदे के बारे में जानना है जिसने उसके ऊपर अटैक किया था। यानी रुकमा उस बारे में जानना चाहता था जिस अटैक में उसकी गर्लफ्रेंड की जान गई थी। तो मीरा उसे बताती है कि उसने उस दिन जब कुलकर्णी और डेविड को मारा था तो उस दिन एक और बंदा मौजूद था जिसका नाम था श्रीकांत। उसने उस दिन उसे छोड़कर गलती कर दी थी, अब वही उसे परेशान कर रहा है। फाइनली रुकमा को ये पता चल चुका था कि उसके पीछे श्रीकांत का हाथ है। वहीं दूसरी तरफ यतीश श्रीकांत के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। वह ये जान चुका था कि वह ट्रेन से ही भागे थे, तो इसीलिए वह ट्रेन में यूज की हुई सारी नकली आईडी चेक करने लगता है। उसके बाद हम पीएम बसु को भी देखते हैं जो सबमिट से बात कर रही थी। तो यहाँ पर पीएम बसु ये फैसला लेती है कि वह अब नागालैंड के दौरे पर जाएगी। साथ में ये भी उसे मालूम पड़ता है कि जो श्रीकांत उससे मिलने वाला था वह मोस्ट वांटेड हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत अब भी सफर कर रहा था। हम देखते हैं कि धृति उनके साथ बैठी थी। वह उसे डिवोर्स के बारे में पूछने लगती है कि वह डिवोर्स क्यों ले रहे हैं। अब यहीं पर श्रीकांत ना चाहते हुए भी ये बताता है कि वह एनआईए के काम में इतना बिजी था कि उसे अपनी फैमिली का ख्याल रखना नहीं आया, जबकि सूची ने ही पूरी फैमिली संभाली, इसीलिए वह उससे नाराज है। वहीं दूसरी तरफ यतीश ने फाइनली ये पता कर लिया था कि श्रीकांत ने 4 नकली आईडी यूज करी है और उस हिसाब से वह इस समय चेन्नई जा रहा है। तो यतीश वहां अपनी टीम भेजता है तो पता चलता है कि वे 4 लोग कोई और थे, यानी श्रीकांत ने फिर उन्हें चकमा दे दिया था। हालांकि जोया भी वहीं पर मौजूद थी। उसे पूरा भरोसा था कि श्रीकांत गलत नहीं हो सकता। उसके बाद हम समीर को देखते हैं जो मीरा के ही पीछे पड़ा था। वह यहाँ पर एक शख्स से मिलता है जिससे पता चलता है कि मीरा द्वारकानाथ के लिए काम करती है। यानी फाइनली समीर को पता चल चुका था कि मीरा किसके लिए काम करती है। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत अपनी पूरी फैमिली के साथ नागालैंड जा रहा था और उस समय उनके साथ सलोनी भी थी जो उनकी मदद कर रही थी। हालांकि ये सब बातें यतीश को भी पता चल चुकी। वहीं दूसरी तरफ रुकमा भी नागालैंड में मौजूद था, क्योंकि मीरा ने उसे जो काम सौंपा था वह नागालैंड में ही होने वाला था। दरअसल मीरा के अनुसार रुकमा को पीएम बसु की स्पीच के दौरान वहां ब्लास्ट करना था, तो इसी काम के लिए रुकमा वहां आया था। बट वह देखता है कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी, तो उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वह एक काम नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत नागालैंड पहुंच चुका था और वह सलोनी के घर पर ही रुके थे, लेकिन श्रीकांत यहाँ पर अपनी फैमिली को रहने को बोलता है और खुद को दूसरी जगह, क्योंकि अगर वह यहाँ पर रुका तो उस वजह से उसकी फैमिली को प्रॉब्लम्स हो सकती थी, इसीलिए वह दूसरी जगह रहने का फैसला लेता है। उसके बाद हम रुकमा को देखते हैं जो ब्लास्ट करने के लिए एक प्लान बनाया था। दरअसल वह यहाँ पर अपने बेटे बॉबी को यूज करता है। वह उसको स्कूल ड्रेस पहनाता है और उसके बैग में एक बम रखकर उसे परेड में भेज देता है। वह चाहता था कि बॉबी उस बैग को वहां छोड़कर तुरंत चला आएगा। अब बॉबी तो किसी तरह उस बैग को रख देता है, बट आते समय वह रास्ता भूल चुका था, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह भटक जाता है। तभी रुकमा को मालूम पड़ता है कि बॉबी भटक चुका है, तो वह परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बम ब्लास्ट न हो जाए, इसलिए उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है और फिर लास्ट में उसे पा जाता है। फिर तुरंत वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं कि रुकमा के जाते ही वहां बहुत बड़ा धमाका होता है।
अब इस धमाके में तो पीएम बसु को कुछ नहीं होता, बट हाँ बहुत सारे लोग घायल हुए थे। अब इसका सारा इल्जाम मीडिया वाले पीएम बसु पर लगा रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने ये ही ब्लास्ट करवाया होगा। अब बसु बहुत परेशान थी, तभी एनआईए के ऑफिसर उसे बताते हैं कि ये हमला स्टीफन ने ही करवाया है, अब उन्हें उसे हर हाल में पकड़ना होगा। वेल पीएम बसु उसको पकड़ने की इजाजत दे देती है। वहीं दूसरी तरफ मीरा नागालैंड आ चुकी थी, तो यहीं पर रुकमा भी उससे मिलने आता है, बट मीरा का कहना था कि वह एक किलर है, उसे छुप कर रहना चाहिए, वह ऐसे कैसे आ सकता है। लेकिन रुकमा उसे बताता है कि बस वह उनसे मिलना चाहता था इसलिए आ गया। वहीं दूसरी तरफ ब्लास्ट वाली बात श्रीकांत को भी पता चलती है, वह सुनकर शॉक था और उन्हें ये बताता है कि अब उनको कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हालांकि सलोनी ब्लास्ट का इल्जाम स्टीफन पर लगा रही थी, बट श्रीकांत ये मानने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि उसे भी उसकी तरफ फंसाया जा रहा है, वह बसु को क्यों मारेगा, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द स्टीफन को ढूंढना होगा। यतीश अब भी श्रीकांत को ही ढूंढने में लगा था, तभी उसका साथी सलोनी के बारे में बताता है। उसका कहना था कि सलोनी भी नागालैंड में मौजूद है और श्रीकांत भी, हो सकता है कि सलोनी उसकी मदद करे, क्योंकि वह एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। इसलिए यतीश सलोनी के पीछे कुछ बंदों को लगा देता है ताकि वह उसकी निगरानी करे। वहीं दूसरी तरफ मीरा को उसके बॉडीगार्ड ले जा रहे थे, बट रुकमा को लगता है कि वह उसे सेफ नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए रुकमा जबरदस्ती मीरा को अपनी गाड़ी में बिठाकर सेफ हाउस तक छोड़ता है। हालांकि मीरा को ये चीज बुरा लगती है, बट वह अपने लोगों को समझ चुकी थी कि वह ठीक नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ पीएम एनआईए के ऑफिसर के साथ मीटिंग कर रही थी। यहाँ पता चलता है कि वह स्टीफन को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई थी, जिसको लीड करने वाला था विक्रम, जो कर्नल था। बताया जाता है कि वह बेहद खतरनाक था, तो वह म्यांमार के एक लोकेशन पर अटैक करने की तैयारी में थे जहां पर स्टीफन छुपा था। उसके बाद हम मीरा और रुकमा को देख पाते हैं। मीरा उससे जुलोंग के बारे में बात करती है। दरअसल जुलोंग म्यांमार का एक सोल्जर था, वह भी खतरनाक था, तो मीरा का कहना था कि वह उसके बिना मिशन को पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें हर हाल में जुलोंग से मिलना होगा। उसके बाद मीरा बॉबी के बारे में बात करती है कि वह एक छोटा बच्चा है, उसे वह इस काम में इन्वॉल्व ना करे क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। रुकमा को भी ये बात ठीक लगती है। वह अगले ही दिन बॉबी को उसकी नानी के घर छोड़ देता है ताकि वह उसका ख्याल रखे। अब हम यतीश और जोया को देखते हैं। जोया यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे मिलिंद की याद आ रही थी। तभी यतीश उसे संभालने की कोशिश करता है और यहीं पर दोनों में एक किस हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यतीश और उसकी टीम को एक मेल मिलता है। दरअसल यह मेल स्टीफन ने भेजा था। वह उन्हें बताता है कि पिछले दिनों में जो भी कुछ हुआ है वह उसका जिम्मेदार नहीं है और वह सबका सबूत भी दे सकता है। हम देखते हैं कि यही मेल श्रीकांत के भी पास पहुंच चुका था और मीरा के भी पास। अब वह समझ जाते हैं कि अगर उन्हें ये पता चल जाए कि ये मेल किस लोकेशन से भेजा गया है तो स्टीफन का पता चल जाएगा। तो इसके लिए श्रीकांत पुनीत को बोलता है कि वह चेक करे। फाइनली हम देख पाते हैं कि पुनीत लोकेशन बता देता है, जिससे श्रीकांत वहां जाने लगता है। दरअसल ये लोकेशन एक कैफे का था। अब श्रीकांत उस कैफे के पास पहुंचता है तो वह वहां एक लड़की को देखता है, जिसे देखते ही उसे याद आता है कि वह उस लड़की को स्टीफन के साथ भी देखा था। तो श्रीकांत यहाँ पर समझ चुका था कि यही लड़की जिसने ईमेल भेजा था। तो श्रीकांत कैफे के अंदर जाता है और उस लड़की से बात करता है जिसका नाम था चाजू। श्रीकांत उसे बताता है कि उसे पता है कि स्टीफन निर्दोष है, बट उसे फंसाया जा रहा है और उसी तरह वह भी फंस चुका है, इसीलिए वह उसकी मदद करेगा। वेल अब श्रीकांत उसे अपना नंबर देकर चला जाता है, लेकिन यहीं पर कुछ लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे जो कि मीरा के आदमी थे। अब वह चाजो को मारने की कोशिश करते हैं, बट श्रीकांत उन्हें मारकर चाजो को बचा लेता है। दूसरी तरफ पीएम बसु अपनी एक टीम उस लोकेशन पर भेज देती है जहां पर स्टीफन मौजूद था। रात का समय था। ब्लैक कमांडो उस कैंप पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, बट वहां देखते हैं कि कैंप में कोई नहीं था। दरअसल ये सब एक चाल थी। फिलहाल कुछ लोग यहाँ पर इंडियन आर्मी को मार देते हैं। ये देखकर बसु भी हैरान थी कि ये कैसे हो गया। वह बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अगर ये खबर मीडिया को पता चलती तो उससे उनको इस्तीफा भी देना पड़ता, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे।
तो यहाँ पर बसु अपने लोगों से कहती है कि इस खबर को किसी तरह से बाहर ना आने दे। दूसरी तरफ हम यतीश और जोया को देखते हैं जो इंटीमेट होते हैं, यानी अब वह एक दूसरे को पसंद करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी उसे महसूस होता है कि उसके घर में कोई आया है। तो वह जब चेक करने जाता है तो देखता है कि एक शख्स मास्क लगाए हुए खड़ा है और जेके को गन पॉइंट किया है। अब श्रीकांत बचाने की कोशिश करता है बट वह शख्स दोनों को बेहोश कर देता है। उसके बाद उन्हें स्टीफन की लोकेशन पर ले जाया जाता है, यानी ये सब स्टीफन ने करवाया था। तो स्टीफन श्रीकांत से पूछता है कि वह उसको क्या बताने वाला था। तभी श्रीकांत उसे बताता है कि उसने उस आदमी का चेहरा देखा था जिसने डेविड फूजो को मारा था, जिसका नाम है रुकमा। ये सुनते ही स्टीफन समझ जाता है कि ये सही बोल रहा है, क्योंकि वह रुकमा को अच्छी तरह से जानता था। अब स्टीफन उसे बताता है कि रुकमा एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर है, वह पैसे लेकर किलिंग भी करता है। अब यहाँ पर उन्हें ये मालूम पड़ता है कि म्यांमार के अंदर एक फिनिक्स गांव है, वहीं से सारी चीजें हैंडल हो रही हैं। दरअसल अभी तक जितने भी अटैक हुए थे ना, सब उसी गांव से ऑपरेट किया गया था। तभी वह एक फोटो से ये जान पाते हैं कि एक मिस्टीरियस औरत है जिसने रुकमा और जुलॉन्ग के साथ डील फिक्स की है, यानी वह कुछ तो ऐसा बड़ा काम करने वाले हैं जिसके लिए उन्हें ढेर सारे पैसे दिए हैं। तो वह समझ जाते हैं कि सारा काम यही औरत करवा रही है। अब ये फैसला लेते हैं कि उन्हें हर हाल में रुकमा को पकड़ना होगा, बट उससे पहले उस औरत के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर वो कौन है। वेल अब उस औरत के बारे में जानने के लिए श्रीकांत शर्मा को कॉल करता है, उसे सारी बातें बताता है और उस औरत के बारे में भी पूछता है, बट शर्मा उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे सरेंडर करने को बोलता है। बट श्रीकांत बोलता है कि वह कभी नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ लंदन में बैठा समीर को भी इस बारे में पता चलता है कि जुलॉन्ग ने रुकमा और मीरा से डील किया है। तो वह जुलॉन्ग से उस बारे में पूछता है, तो जुलॉन्ग उससे कहता है कि वह इस बीच में ना पड़े तो ठीक रहेगा, यानी जुलॉन्ग भी उसे मना कर देता है। उसके बाद हम श्रीकांत को देखते हैं जो स्टीफन से कहता है कि उन्हें हर हाल में रुकमा को पकड़ना होगा, इसलिए उन्हें सबसे पहले म्यांमार जाना पड़ेगा। अब म्यांमार जाना उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि दोनों मोस्ट वांटेड थे, इसलिए श्रीकांत चेल्लम की मदद लेता है। उनसे कहता है कि किसी तरह उसे म्यांमार जाना है। अब चेल्लम उसे एक शख्स के बारे में बताता है कि वही एक आदमी है जो तुम्हें पहुंचा सकता है। अब वो कौन था उसके बारे में थोड़ी ही देर में जानेंगे। इधर हम देखते हैं कि सूची बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि श्रीकांत का कॉल नहीं आ रहा था, इसलिए वह सलोनी से कांटेक्ट करती है तो उससे उस बारे में पूछती है। सलोनी को भी नहीं मालूम था कि वह क्यों फोन नहीं कर रहा है, इसलिए वह उनके घर जाती है, बट वहां जाकर देखती है कि कमरे में कोई नहीं था और सामान बिखरा हुआ था। ये देखकर सलोनी समझ जाती है कि कुछ तो दिक्कत हुई है। वेल अब वह ये सोचती है कि श्रीकांत की फैमिली को वह कहीं और शिफ्ट करेगी। हम देखते हैं कि सलोनी जैसे सूची को दूसरे जगह शिफ्ट करने की कोशिश करती है तभी वहां यतीश आ जाता है। दरअसल वह कुछ लोगों को सलोनी की निगरानी के लिए लगाया था, तो उनकी वजह से यतीश को उनकी लोकेशन मिल जाती है। अब यतीश पूछताछ के लिए श्रीकांत की फैमिली को अपने साथ लेकर चला जाता है। सलोनी बहुत कोशिश करती है बट वह उन्हें रोक नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ शर्मा सबमिट को कॉल करके ये बताता है कि श्रीकांत ने उसे एक फोटो भेजा था जिसमें मीरा और रुकमा है, ये दोनों कुलकर्णी के मर्डर में शामिल थे। शर्मा ये भी बताता है कि मीरा इंटरनेशनल मुद्दों को संभालती है। अब ये सुनकर समीर तो कुछ तो नहीं बोलता, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज पता चलता है। दरअसल एनआईए की टीम में सबसे बड़ा कोई गद्दार था तो वह था समीर। वही सारी इंफॉर्मेशन द्वारकानाथ को देता था और अब तक जितने भी अटैक हुए हैं सबकी इंफॉर्मेशन समीर ही द्वारका को देता था। फिलहाल यहाँ पर वह द्वारकानाथ को कॉल करके ये बताता है कि उन्हें अब सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि उनको मीरा के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए काम खराब ना हो, उन्हें जल्द से जल्द मिशन को पूरा करना होगा। दूसरी तरफ जोया सलोनी से मिलने आती है। अब यहाँ पर उनकी बातचीत से ये मालूम पड़ता है कि जोया शुरू से ही श्रीकांत के साथ थी और अब उसके लिए ही काम कर रही थी। अब हम श्रीकांत को देखते हैं जो एक शख्स की मदद से म्यांमार पहुंच चुका था, बट वहां पहुंचते ही उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और जेल में बंद कर देती है। अब इस चीज से जेके
बहुत गुस्सा था। वह श्रीकांत पर भड़क जाता है कि उसने उस आदमी से क्यों मदद ली, क्योंकि वह उनके साथ भी नहीं आया था। तभी वहाँ पर उस आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम था माइकल। अब माइकल के आते ही श्रीकांत और उसके बीच में गालियां शुरू हो जाती है। उसके बाद उन्हें छुड़ा लेता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि श्रीकांत और माइकल एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। माइकल उसे सुब्बू नाम के आदमी से मिलाता है। वह कहता है कि आपसे यही उसकी मदद करेगा क्योंकि उसे मेमार का चप्पा चप्पा पता है। अब हम यतीश को देखते हैं जो श्रीकांत की फैमिली को एक घर में लाया था ताकि किसी को इस बारे में पता न चल सके। हालांकि ये बात जोया और सलोनी को पता चल चुकी थी। वह कंफ्यूज थे कि आखिर यतीश श्रीकांत की फैमिली को किसी दूसरे जगह क्यों छुपाया है। अब उसकी फैमिली को थोड़ा डाउट होता है क्योंकि वह जगह सुनसान थी। वह समझ जाते हैं कि कोई उनके साथ कुछ गलत करने वाला है, इसलिए वह वहां से भागने की कोशिश करते हैं बट भाग नहीं पाते। दूसरी तरफ द्वारकानाथ मीरा पर भड़क जाता है। उसे बताता है कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। सभी को उसके बारे में पता चल चुका है, इसलिए वह वहां से कहीं अंडरग्राउंड हो जाए। मीरा यही बात रुकमा को भी बताती है तो रुकमा भी उससे कहता है कि वह कहीं छुप जाए। उसके बाद रुकमा कुछ इंडियन सोल्जर से बातें कर रहा था। दरअसल उस दिन पीएम ने जो अटैक करवाया था उनमें से कुछ सोल्जर अभी भी जिंदा थे जिन्हें रुकमा ने बंदी बनाया था और उनका एक वीडियो शूट करके वायरल कर देता है जिससे पीएम बसु की बहुत ज्यादा बुराई होती है। दूसरी तरफ सुब्बू श्रीकांत और जेके को मेमार का बॉर्डर पार करा देता है। उसके बाद हम यतीश को देखते हैं जो श्रीकांत की फैमिली को बंदी बनाया था। हम देखते हैं कि जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो यतीश उसे मार देता है और यहीं पर यह पता चलता है कि यतीश भी उनके साथ मिला हुआ है। वहीं गोली की आवाज सुनकर सूची अपने बच्चों को लेकर कमरे से भागकर जंगल की तरफ जाती है। यतीश भी उनका पीछा कर रहा था और दूसरी तरफ सलोनी और जोया भी उस लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। अब उन्होंने भी गोली की आवाज सुन ली थी, इसीलिए वह भी इधर उधर ढूंढ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जब सूची को एक बंदा देख लेता है वह उसे पकड़ने ही वाला था कि सलोनी उसे मार देती है। अब उनके बीच शूटिंग शुरू हो जाती है। अब इसी बीच सलोनी को यतीश गोली मार देता है बट वह घायल थी बट वह जोया को नहीं मार सका, जिससे जोया यतीश की फैमिली को बचाने के लिए यतीश पर गोली चला देती है। तो यहाँ पर किसी तरह जोया सूची को बचा लेती है। उसके बाद जोया यतीश के पास जाती है जो एडमिट था। उसे गोली भले ही लगी थी बट वह मरा नहीं था। अब जोया उससे इसकी वजह पूछती है तो वह बताता है कि उसने ये सब पैसे के लिए किया था। अगर वह ये कर देता तो उसको बहुत पैसे मिलते जिससे उसकी लाइफ सेट हो जाती। उसके बाद जोया सारी बातें एनआईए ऑफिसर को बताती है कि यतीश भी उन लोगों से जुड़ा हुआ है और साथ में ये भी प्रूफ देती है जिससे श्रीकांत बेगुनाह साबित हो सकता था। हालांकि सभी ये मान चुके थे कि श्रीकांत सही है, वह उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगाए हैं सभी हटा दिए जाएंगे बट वह उसके काम करने के तरीके से पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता। हालांकि रुकमा जो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए इंडियन आर्मी को किडनैप किया होता है, अब ये बात पूरे देश में फैल चुकी थी जिससे पीएम बसु ये फैसला लेती है कि उन्हें इंडियन आर्मी को किसी न किसी तरह से छुड़ाना होगा। इसके लिए वह एक ऑपरेशन करने को बोलती है ताकि इंडियन आर्मी वहां जाए और उनको छुड़ा कर लाए। तभी समिट और यशवंत पीएम बसु को ये बताते हैं कि अगर उन्होंने बिना किसी परमिशन के म्यांमार में एंट्री करी तो ये सिविल वार शुरू हो जाएगा, यानी इससे म्यांमार देश भी नाराज हो जाएगा और फिर चाइना भी, जिससे युद्ध होने का भी खतरा था। बट पीएम बसु यहाँ पर अपनी बात पर अड़ी रहती है। उसका कहना था कि उसने जो बोल दिया सो बोल दिया, अब वहां आर्मी को भेजो और उनको छुड़ा कर लाओ। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत एक तेंजन नाम के आदमी से मिलता है जिसे रुकमा के लोकेशन के बारे में अच्छे से पता था। वहीं दूसरी तरफ फिनिक्स विलेज में रुकमा मौजूद था जिसे जुलोंग कहता है कि वह यहाँ पर किसी भी इंडियन सोल्जर को मरने नहीं देगा क्योंकि अगर अब भी कोई इंडियन सोल्जर मरा तो वार शुरू हो सकता है जिससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। यानी जुलोंग यहाँ पर बड़े ही खतरनाक तरीके से उसे धमकाता है। दूसरी तरफ श्रीकांत तेंजन की मदद से रुकमा के अड्डे पर पहुंच चुका था। जैसे ही रुकमा के अड्डे के अंदर घुसते हैं तो वह पूरे फंस जाते हैं, यानी पकड़े जाते हैं क्योंकि रुकमा ने उन्हें आते हुए पहले ही देख लिया था, इसलिए उन्हें पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वह उसका इंतजार बहुत दिन से कर रहा था बट वह इतनी आसानी से पकड़ा जाएगा ये पता नहीं था। इसी के साथ वह उसकी वजह भी बताता है कि रुकमा कहता है कि वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था जिसके मरने का इल्जाम श्रीकांत पर लगाता है, जबकि श्रीकांत
श्रीकांत उसकी बीवी को जानता भी नहीं था। उसका कहना था कि अगर उसकी बीवी मरी भी है तो उसका जिम्मेदार वह खुद है। वहीं दूसरी तरफ सूची बहुत परेशान थी। उसका कहना था कि पहले हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता था, तो जब वह घर से बाहर जाता था तो कोई टेंशन नहीं था, बट जब से हमें मालूम पड़ा है तब से उसकी चिंता होती है। वह ये भी कहती है कि श्रीकांत अपनी जगह ठीक था, वह इसीलिए हमें नहीं बताता था ताकि हम चैन से रह सके। दूसरी ओर श्रीकांत और उसकी टीम को जेल में बंद कर दिया जाता है। अब वह इसका इल्जाम टेंजन पर लगा रहे थे कि उसी ने उसे फंसाया है, बट स्टीफन को भरोसा था कि वह उसके साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता था। तभी कुछ देर बाद वहां इंडियन आर्मी आ जाती है। वह रुकमा के लोगों को मारकर श्रीकांत को छुड़ा लेती है। दरअसल स्टीफन ने पहले ही एक प्लान बनाया था कि अगर वह आधे घंटे में वापस नहीं आएंगे तो समझ लेना कि पकड़े गए। तो इसी बेस पर दूसरी टीम उन्हें बचा लेती है। अब श्रीकांत सबसे कहता है कि वह सबसे पहले इंडियन सोल्जर्स को बचाएंगे जिनको रुकमा ने बंदी बनाया है। तो श्रीकांत के कहने पर वह रुकमा के कैंप पर अटैक कर देते हैं और इंडियन सोल्जर्स को भी बचा लेते हैं, जिनमें से एक विक्रम भी था। श्रीकांत अपनी टीम से कहता है कि वह बॉर्डर पार जाएं, खुद और विक्रम यहीं पर रुककर रुकमा को पकड़ेंगे। उसके बाद श्रीकांत विक्रम को भी वहां से भागने को बोलता है, बट विक्रम नहीं मानता। तो श्रीकांत को पता था कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसीलिए श्रीकांत धोखे से वहां से भाग निकलता है और रुकमा के पीछे पड़ जाता है। हम देखते हैं कि रुकमा और श्रीकांत में जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ पर श्रीकांत को भी एक गोली लगती है और रुकमा को भी एक गोली लग जाती है, जिससे वह दोनों बुरी तरह से घायल थे। फिर भी रुकमा जैसे तैसे वहां से भाग जाता है। वहीं श्रीकांत बुरी तरह घायल था, जिसकी वजह से वह पीछा करते करते गाड़ी में ही बेहोश हो जाता है। वहीं जेके अपनी टीम के साथ बॉर्डर पार पहुंच चुका था, बट वह श्रीकांत का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मीरा अंडरग्राउंड हो चुकी थी, बट रात को ही समीर उसे गोली मार देता है। अब उसे गोली लगती है या नहीं लगती ये नहीं दिखाया जाता। यानी सीजन 3 के लास्ट में बहुत सारे सस्पेंस छोड़ दिया जाता है। जैसे यतीश को भी गोली लगी है, अब ये पता नहीं वह किसके लिए काम करता था। वहीं समीर ने मीरा पर गोली क्यों चलाई। दूसरी तरफ श्रीकांत जंगल में बेहोश पड़ा है। अब वह कैसे बचेगा, यहीं पर सीजन 3 समाप्त कर दिया जाता है।